हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में हमने एक RH एंटीजन की वजह से जो डिजीज होती थी जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते थे, यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता, उसके बारे में कल हमने बात कर ली थी। ठीक है ना? तो आज जो हम बात करते हैं, अच्छा उसी के साथ हमारा जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट है। तो आज जो हम बात करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रक्त स्कंदन, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, रक्त स्कंदन, जिसको हम ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए वाहिका से रुधिर बाहर आते ही जेली समान संरचना में बदल जाता है। इसे थक्का, क्लोट कहते हैं और थक्का बनने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। ठीक है, रुधिर स्कंदन में 3 से 10 मिनट का समय लगता है। 6 मिनट लिखिए पहले आप इसको, फिर मैं इसको समझाऊंगा डेफिनेशन को। लिख लिया? सुनिए, तो हम जो पढ़ के चल रहे हैं वो है ब्लड कोगुलेशन, है ना? देखो, स्कंदन को इंग्लिश में बोला जाता है कोगुलेशन और थक्का बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोटिंग। बात को जरा ध्यान से समझो, यदि आप केवल थक्के की बात करेंगे तो है क्लोट, और थक्का जमने की पूरी जो प्रक्रिया है वो है कोगुलेशन यानी कि स्कंदन। क्लियर? अच्छा, तो ब्लड कोगुलेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वाहिका से रुधिर है, जैसे ही वाहिका से, वाहिका का मतलब धमनी सिरा, रुधिर वाहिका, कट लग गया। कट लगने से क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड है वो रुधिर वाहिका से बाहर आता है, और जैसे ही वो रुधिर वाहिका से बाहर आता है एक जेली समान संरचना में बदल जाता है। कौन सी संरचना में? एक जेली समान संरचना में बदल जाता है। इस जेल रूपी संरचना को हम क्या नाम देंगे? थक्का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? थक्का बोलेंगे। और
इस थक्का बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्कंदन बोलेंगे। बात समझ में आई? डेफिनेशन है कि ब्लड कोगुलेशन क्या है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि वाहिका से रुधिर बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेल जैसी संरचना में बदल जाते हैं। इस संरचना को थक्का बोलते हैं और इस थक्का बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन में जो समय लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। रुधिर स्कंदन में लगभग 3 से 10 मिनट का समय लगता है। बात को जरा ध्यान समझो कि रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है। तो रक्त का थक्का 3 से 10 मिनट में जमता है और जो एवरेज आता है, एवरेज जो टाइम है वो आता है 6 मिनट। लगभग 6 मिनट में हमारी जो ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको ब्लड क्लोटिंग प्रक्रिया को एक वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब इसी वीडियो में 2 मिनट की एक वीडियो आपको मिलेगी, मतलब डेमो वीडियो, जिसमें एक एमिनेशन है, मतलब ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है उसका एमिनेशन उस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसको अपलोड कर दूंगा इसी में ही। ठीक है, तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर वास्तव में किस प्रकार ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए, तो इस सबसे पहले तो हमने परिभाषा देखी, उसके बाद हमने इसका समय भी देख लिया। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी क्रियाविधि, है ना। तो रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि, आप हेडिंग लगा सकते हैं, रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि। लगा ली सभी ने क्रियाविधि हेडिंग, है ना। क्रियाविधि जिसको हम मैकेनिज्म बोल के चलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इसको ना मैकेनिज्म जरूर बोला जाता है, मैकेनिज्म। ठीक है, क्रियाविधि को मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए, रुधिर स्कंदन 3 चरणों में होता है। ठीक है, 3 चरणों में होता है। नंबर 1 हेडिंग है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। हेडिंग लगाइए आप, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। लिखते चलो आप। जैसे ही कटे हुए स्थान से प्लेटलेट्स बाहर आती है तो वायु के संपर्क में आकर यह टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करती है, जो
रुधिर स्कंदन कारक दस को सक्रिय करता है तथा ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले नोट कीजिए आप इसको। नोट कीजिए एक बार, थ्योरी आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इसकी पूरी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। यहां दूसरी हेडिंग भी वैसे आ जाएगी, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन का, या रहने दो, आराम से लिख लेंगे, अपने पास टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको नोट कीजिए आप पहले। यहां लिख देता हूं ना, नोट कर लिया होगा। सेकंड हेडिंग है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। इसमें लिखिए प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। थर्ड है फाइब्रिनोजन का देखिए फाइब्रिनोजन एक घुलनशील प्रोटीन है जिसे थ्रोम्बिन एक लाख अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है।
फाइब्रिन के रे से कटे हुए स्थान पर जाल बना लेते हैं जिसमें रुधिर कणिका फंस जाती हैं और कुछ समय बाद थक्का बन जाता है। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम समझेंगे। आराम से लिख लीजिए। लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब जरा ध्यान दीजिए आप मेरी बातों को, कि जो रक्त का थक्का जमता है वो किस प्रकार जमता है ना। तो मैं पहले इस पूरी थ्योरी को यहां से हटा देना चाहता हूं, इसके बाद हम इस पूरी चीज को समझेंगे। हाँ बिल्कुल, थ्योरी की टेंशन मत लीजिए आप, थ्योरी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा ना। सुनिए भाई, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर कट लग गया, ठीक है, तो यहां रुधिर वाहिका है, उस रुधिर वाहिका से क्या आएगा, ब्लड आएगा, आएगा है ना। तो सबसे पहले अब क्या होगा वो आप सुनिए। सबसे पहले होता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक बात कही थी, जब मैंने रक्त का क्लासिफिकेशन बताया था ब्लड का, तो मैंने कहा था कि जो प्लाज्मा होती है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। कहा था है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, और रुधिर स्कंदन में यही मदद करते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। बात समझो, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में सबसे पहले कौन सा पदार्थ है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि बायोलॉजी के यदि किसी शब्द में आगे प्रो लगा हुआ हो या पीछे नोजल लगा हुआ हो तो कैसे शब्द हैं वो, निष्क्रिय शब्द हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था के हैं। यदि आप उसमें से प्रो हटा दें या नोजन हटा दें तो कैसे शब्द बन जाएंगे, सक्रिय शब्द बन जाएंगे। ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर
रुधिर का थक्का किस प्रकार जमता है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहला काम हमें यही करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त का थक्का दो ही पदार्थ जमाएंगे, एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। समझ में आ गई बात। क्या आप मुझे बताइए, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय है, क्या फाइब्रिनोजन भी निष्क्रिय है? क्योंकि फाइब्रिनोजन में नोजन लगा हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन में प्रो लगा हुआ है। सिंपल है, केवल आप इन दोनों को एक्टिवेट कर दीजिए। बात को मेरी को समझो, ये जो दोनों पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप में हैं, यदि हम इन्हें सक्रिय कर दें तो हमारे रक्त का थक्का आराम से जम जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इन्हीं दोनों को सक्रिय करना है ना। तो सबसे पहली हेडिंग बनती है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। मेरी बात समझ में आई आपको हेडिंग की, है ना भाई? बिल्कुल हेडिंग खुद कह रही है, एक उस चीज का निर्माण हम सबसे पहले करेंगे या होगा जो किसको सक्रिय करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक आप किसको बोलेंगे, जो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करे, उसको हम सक्रियक कह सकते हैं, एक्टिवेटर कह सकते हैं। क्लियर सी बात है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, आपने ये भी पढ़ा है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं, पढ़ा था। तो वो कैसे करती है, वो वही मैं आज बात बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये टूटती हैं, ये टूटती हैं भाई प्लेटलेट्स, और जैसे ये टूटती हैं ना तो एक पदार्थ बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इसी बात को याद रखो कि जैसे ही ऊतकों की क्षति हुई, क्योंकि आपके कट लगेगा तो ऊतक क्षति होंगे, मरेंगे ऊतक, और जो हमारी थ्रोम्बोसाइट है वो भी बाहर निकलेगी। तो ऊतकों के टूटने और प्लेटलेट्स के टूटने से एक पदार्थ सबसे पहले मुक्त होता है, उस पदार्थ को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सबसे पहला काम है। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, हमारे रुधिर में जो रुधिर को जमाने वाले कारक हैं, 13 कारक होते हैं जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। उनमें से 7वें नंबर का कारक और 10वें नंबर का कारक जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है, 7वें और 10वें कारक को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। यहां तक बात समझ में आई? अरे भाई, प्लेट टूटी सबसे पहले, उसके टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, रुधिर स्कंदन कारक 7 और 10 को सक्रिय कर दिया, और ये 7वां कारक 10वां कारक एक कैल्शियम के साथ मिलकर एक एंजाइम बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूं प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, प्रोथ्रोम्बिनेज। तो समझ में आ गई आपको बात। पहला टॉपिक, पहला जो चरण है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत सिंपल है कि प्लेट के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, ये रुधिर स्कंदन कारक 7 और 10 को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। बस ये सिंपल सी बात है ना। तो पहले चरण में आपने क्या किया कि एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का क्या कर लिया भाई, निर्माण। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर लिया तो अब आप आगे क्या करेंगे
कि जो प्रोथ्रोम्बिन है उसे किस में बदलेंगे आप? थ्रोम्बिन में। किस में बदलेंगे? थ्रोम्बिन में। अरे भाई, आपने इतनी मेहनत क्यों की है? इसको सक्रिय करने के लिए की है ना। तो बस जो आपका प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना था वो दोबारा से कैल्शियम के साथ मिलकर इस निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? सक्रिय थ्रोम्बिन में। तो दो स्टेप आपको पता चले, बहुत नॉर्मल से स्टेप में, देख लीजिए, है ना। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। याद है ना आपको? प्लाज्मा, अरे भाई प्लाज्मा रक्त का ही तो भाग है, उसमें मैंने कार्बनिक पदार्थों में बताए थे आपको, है ना। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या किया कि जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन था उसको कर लिया सक्रिय। ठीक है, तो ये सक्रिय किस में बदल जाएगा? थ्रोम्बिन में। जब ये थ्रोम्बिन सक्रिय हो गया तो इसका भी कोई ना कोई काम होगा। अब इसका क्या काम है? इसका काम है, जिसे हम अपना तीसरा स्टेप भी बोलेंगे, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। ये तीसरा और लास्ट स्टेप है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इंग्लिश में अच्छा जानते हैं, फाइबर, FIBRE, फाइबर। फाइबर का मतलब हिंदी में क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है रेशे। फाइबर का मतलब होता है रेशे। क्या होता है? रेशे। जानते हैं ना आप रेशे, है ना। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि फाइब्रिन का मतलब कोई रेशे नुमा संरचना है ना, रेशे नुमा संरचना, है ना। तो अब देखिए, ये जो हमारा थ्रोम्बिन है ये अच्छा, फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन एक निष्क्रिय संरचना है अभी, क्योंकि मैं इसको भी फाइब्रिनोजन बोल रहा हूं, है ना। ये कहां होती है? प्लाज्मा में होती है। तो जब ये निष्क्रिय अवस्था में होती है तो प्लाज्मा में घुली हुई रहती है, मतलब घुलनशील अवस्था में, दिखाई नहीं देती, है ना। लेकिन हम क्या करें, यदि थ्रोम्बिन सक्रिय हो जाए, भाई अब आपके ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन था उसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय ने क्या किया? थ्रोम्बिन बदल दिया। अब जैसे ही थ्रोम्बिन हमारे ब्लड में बना, ये थ्रोम्बिन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजन को तोड़ देता है। और किस में तोड़ता है? सिंगल सिंगल धागों में, क्योंकि ये धागे होते हैं केवल, तो इसको एक लक धागों में तोड़ देता है, जिसे मैं बोलूंगा फाइब्रिन। क्या बोलूंगा? फाइब्रिन। देखो, नोजन हट गया, फाइब्रिन आ गया, तो यह इसका सक्रिय रूप है। फाइब्रिनोजन को सक्रिय किसने किया? थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन को किसने बनाया? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक ने। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कैसे बना? थ्रोम्बोप्लास्टिन और रुधिर स्कंदन कारक 7, 10 और कैल्शियम से। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है यार, इसका कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है ना। अब देखो, ये जैसे ही रेशे बने, अब ये ऐसे रेशे होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, मतलब प्लाज्मा में घुलते नहीं हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये रेशे पता है क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी रुधिर वाहिका थी और यहां पे कट लगा था, और इसमें से हमारी जो WBC वगैरह हैं, RBC वगैरह हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो बाहर निकल रही हैं। इस प्रकार, इसी प्रकार तो निकलेंगी। अब आपके जो एक लक ये धागे हैं वो कहां पे बने हैं? इस रुधिर वाहिका में ही बने, है ना। तो ये धागे क्या करते हैं? धीरे धीरे आकर यहां ऐसे जमा हो जाते हैं, ऐसे कटे हुए स्थान पर, है ना। और जैसे ही यहां पर जमा होते हैं, एक जाल जैसी संरचना बना लेंगे।
एक धागों का क्या बन गया यहाँ पर, जाल। अब जो आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बाहर निकल रही थी, अब इस जाल में वो अंदर फंस जाएंगी, नहीं फंस जाएंगी, क्योंकि अब उनको रेशे ने पकड़ लिया। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस गई, तो वे बाहर नहीं निकलेंगे, और ये बाहर नहीं निकलेंगे तो रक्त बाहर नहीं निकलेगा, है ना। धीरे धीरे इसी स्थान को हम क्या बोल देते हैं, थक्का बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थक्का। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है भाई थक्का जमने की। नहीं आई आपको बात समझ में, है ना। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसकी आपको एक वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो में जब आप देखेंगे ना तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। समझ रहे आप मेरी बात को, है ना। तो ये सिस्टम होता है भाई ब्लड के थक्का जमने का। अब इसका मैं एक आरेख और आपको बना देता हूं, आरेख, है ना। तो आरेख मेरे साथ बनाते हुए चलो। ऊतक की क्षति हुई, प्लेटलेट्स, ये दोनों क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, 7 व 10 को सक्रिय और कैल्शियम के साथ मिलकर बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। ये पहली घटना है। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। क्लियर। अब जो ये थ्रोम्बिन है, अच्छा यहां भी किसकी उपस्थिति होती है, कैल्शियम की। ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को बदलता है फाइब्रिन में। यहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ। फाइब्रिनोजन को किस में बदलता है, फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन है ये बनवाता है थक्का। क्या बनवाएगा, थक्का। तो इस प्रकार आप एक आरेख और बना लीजिए, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का आरेख द्वारा समझाइए, आरेख उसका बनाइए। ठीक है, तो इस आरेख में ही आपके तीनों चरण हैं। देखो, पहला चरण प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कैसे हुआ, ऊतक की क्षति और प्लेटलेट्स के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त हुआ, इसने 7 और 10 को सक्रिय किया और कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाया। ठीक है, दूसरा स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। तो आप बोलेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है वो कैल्शियम के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। तीसरा चरण फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। तो जो थ्रोम्बिन है वो घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन रेशों में बदल देता है, और ये जाल बनाकर रुधिर का क्या बनाते हैं, थक्का बनाते हैं। तो ये सिस्टम होता है भाई ब्लड कोगुलेशन का। तो मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर किस प्रकार रुधिर का थक्का जमता है। क्लियर, आपको समझ में आ गई ना कि कैसे रुधिर का थक्का जमता है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बहुत ही सिंपल से इसके चरण है। ठीक है, हाँ। चलिए अब एक पॉइंट और आप यहां पे लिख लीजिए, एक नोट लगाकर आप पॉइंट लिख लीजिए। नोट में लिखो
थक्का जमने के बाद इससे एक हल्के पीले रंग का तरल स्रावित होता है, जिसे सीरम कहते हैं, जिसमें केवल प्रतिरक्षी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको लिखाई है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या लाइन मैंने आपको नोट करवाई है। लिख लिया? सुनिए, एक बात मुझे बताओ, जो प्लाज्मा थी, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ थे उसमें मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन बताया था। तो जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या था, एक प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण करता था ना, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब रुधिर का थक्का जम जाता है तो उस थक्के से एक हल्के पीले रंग का तरल स्रावित होता रहता है। उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। अब सीरम एक ऐसा पदार्थ है, एक बात मुझे बताओ, प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का जमाने में काम आ गए कि नहीं आ गए? भाई थक्का जमा था तो प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन से ही तो जमा था, तो वो कार्बनिक पदार्थ तो नष्ट हो गए उसके। अब उसमें बचा क्या? केवल एंटीबॉडी बचा ना। तो थक्का जमने के बाद जो प्लाज्मा स्रावित होता है दोबारा से, उसको हम नाम देते हैं सीरम। तो सीरम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल प्रतिरक्षी होते, किसी भी प्रकार के रुधिर स्कंदन कारक उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से हम अपने जो इंजेक्शन तैयार करते हैं ना, एंटीबॉडी, आप इंजेक्शन लगवाते हैं ना किसी भी बीमारी के खिलाफ, तो उस इंजेक्शन को इसी सीरम से बनाया जाता है। जो इंजेक्शन बनते हैं ना उसको सीरम से ही बनाया जाता है, क्योंकि सीरम में हमेशा एंटीबॉडी ही होती है, ठीक है। तो ये बात मैं जब प्रतिरक्षा वाला टॉपिक आपको बताऊंगा तब और समझाऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं रुधिर स्कंदन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि आखिर रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार रुधिर का थक्का जमता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। Blood clotting. If we are careless while using a knife, we might cut our finger. A zoomed-in view of the damaged area shows that the knife ruptures a blood vessel. This causes immense loss of blood. Inside the artery, we observe the RBCs and platelets, which escape out through the damaged area. The platelets play a very important role in the initiation of blood clotting. The blood platelets release a substance called thromboplastin. In the presence of thromboplastin and calcium ions, the prothrombin present in the blood gets converted into thrombin. This thrombin now catalyzes the conversion of fibrinogen into fibrin. These fibrin travel towards the damaged area. Here,
This thread-like fibrin forms a mesh. The RBCs get caught and remain entangled. These RBCs and fibrin threads together form the blood clot. This clot manages to plug the gap in the ruptured artery and thus prevents further blood loss.